हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक रहेगा झारखंड जीके। और जैसे सीजल के लिए जो कंटेंट शुरू किया गया था उसमें मात्र 72 डेज बचे हुए हैं, तो तैयारी आप लोग दांते लाते लग कर कीजिएगा। झारखंड जीके पता होगा सबसे बड़ा सेक्शन है पेपर 3 का, 40 क्वेश्चन इसे पूछा जाने वाला है। और आप लोग देखिएगा तो जो मेरा वेरियस पार्ट्स है इस सीरीज का, जो अब तक आज तक 30वां क्लास हो जाएगा, तो सारा पार्ट सब लोग विजिट कर लीजिएगा। तो देखिएगा तो उसमें ना अलग अलग डिस्कस तो करता नहीं हूँ, लेकिन उसमें कितना सारा बुक को अब तक खत्म कर चुका हूँ। जैसे वन लाइनर जो जीके आपको दिया जाता है उसमें आज कंप्लीटली एक बुक जो है खत्म हो चुका है। अब देखता हूँ मार्केट से दूसरा बुक मंगवाता हूँ, उसमें भी इन्फॉर्मेशन आएगा, वो सारा भी आपको वन लाइनर फॉर्मेट में दिया जाएगा। बाकी एमसीक्यू भी डिस्कस किया जाता है, तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो आपके लिए हो जाता है। और 40 क्वेश्चन कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका सिलेक्शन में, तो इसको अच्छे से करके चाहिएगा। बाकी टेलीग्राम स्टूडेंट जो रहिएगा वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। कल बिहार स्टेट को अपडेट किया गया था, तो उसको जाकर रीड कर लीजिएगा। और इसमें ना 3-4 डेटा भी और अपडेट मुझे करना है, तो आप जो रीड कर लिए होंगे पुनः रीड कर लीजिएगा। और टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, कुछ मुझे लगता है तो उसको पुनः जो है अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर बिहार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, झारखंड वालों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर बिहार से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, बौद्ध संगीति हो, महावीर का जन्म हो, कुछ भी हो, उससे बाहर नहीं जाएगा। और उसमें अभी 3-4 डेटा और अपडेट करना है, तो पुनः रीड कर लीजिएगा जो रीड किए होंगे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए, क्लास तो शुरू होता है आपका एक क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। रावण का हेलीपैड कहाँ स्थित है? देवघर, चाईबासा, इटखोरी या फिर पालकोट? इसका आंसर कीजिए, किसको पता है बताइए जरा। और इसके पीछे एक पुरानी कथा क्या है उसको भी डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करें। पीडीएफ रख लीजिएगा, सारा टेलीग्राम पे है और सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वन लाइनर झारखंड जीके है, क्लास नंबर 21। तो इसको आप लोग रीड कीजिए, डिस्कस करूंगा इसको बाद में। बैक क्यों आ रहे हो यार। चलिए, पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो आइए इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प है, राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है। क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा ही जाएगा। राजकीय वृक्ष है उसको क्या बोलते हैं? राजकीय वृक्ष आपका क्या है? तो पलास है। ठीक है, पलास को ना सूर्या रोबस्टा कहा जाता है। सेकेंड आता है राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प क्या है? तो पलास का फूल है, तो उसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राजकीय पक्षी, तो इसको यूडाइनेमस, इसको स्कोलोपेकस बोला जाता है, तो इसका 3 हो जाएगा। और राजकीय जो पशु है उसको एलिफेंट को बोला जाता है, यानी कि एलिफस मैक्सिमस। तो इसको मैच कीजिएगा, तो ए का 3, बी का 1, आंसर इसका ना सी होगा। ओके, देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन लेकिन आपसे पूछा ही जाता है। आप जो है डायरेक्ट जो है पूछते नहीं है, तो पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन कि राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु क्या है। ठीक है, झारखंड में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये सब आपको कम से कम पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक ना, चलिए, तो इतना सा तो बता दिए। क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे एलिफस मैक्सिमस, यानी कि जो एलिफेंट है उसको IUCN कि किस लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, वनरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बताइए जरा, डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो इस क्वेश्चन में इतना है। वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से कौन सा कथन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में असत्य है? साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान, झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है, 32वां स्थान है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से देश में स्थान 17वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान 14वां है। जनसंख्या के दृष्टि से देश में स्थान 14वां है। और जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान 14वां है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है? तो आंसर इसका ई होगा। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में झारखंड का देश में 14वां स्थान नहीं है, यह 10वां स्थान है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तो हो गया, सारा चीज देख लीजिएगा। साक्षरता दर की दृष्टिकोण से 66.41% है साक्षरता दर झारखंड का, तो इसमें हम लोग 32वां स्थान पे हैं। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 17वां स्थान हमारा है। ठीक है, जो कि झारखंड का लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों सेम है, 948। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 14वां स्थान हम लोग का है, जो कि झारखंड में 414 है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 3.29, ठीक ना, करोड़ झारखंड की जनसंख्या है लगभग, आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो 14वां स्थान है। और जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से देखिएगा तो हमारा जो स्थान है 10वां है। और सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि दर रहा था वह 1981 से लेकर 91 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड में हुआ था। 24% जनसंख्या उस समय बढ़ा था। ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा यह डेटा है। बाकी यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में बात हो रहा था, 66.41% अभी है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 15वीं है और 7वीं, 15वीं पूरा ओवरऑल और 7वीं
स्वतंत्रता के बाद। और ऐसे देखिएगा 2001 में जो साक्षरता दर था झारखंड का 53-56 था, ऐसे याद देखिएगा 53.56%। तो इतना सारा हो गया, सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ई हो जाएगा, 10वां स्थान है, न कि 14वां। नेक्स्ट पॉइंट है लोरे यादगार की यात्रा का संबंध किससे है? महावीर से, ऋषभनाथ से, पार्श्वनाथ से, इनको पारसनाथ भी कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी से। आंसर इसका हो जाएगा महावीर। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो जो लोरे यादगार यात्रा है उसका संबंध इन्हीं से है। आइए देख लेते हैं क्या है। तो लोरे यादगार जो है तो इसका मुंडारी भाषा में अर्थ होता है आंसुओं की नदी, और इसका संबंध जो है जैन धर्म के अंतिम और 24वें जो तीर्थकर थे भगवान महावीर, उन्हीं से है। तो याद रख लीजिएगा। बाकी आपको पता होगा ऋषभनाथ, पारसनाथ, ये सारे जो हैं जैन धर्म से रिलेटेड हैं। ऋषभनाथ तो पहले तीर्थकर थे और अंतिम थे महावीर। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको पता होगा मंदिर है झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बोलते हैं पारसनाथ। और पारसनाथ की चोटी भी है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 1365 मीटर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो 24 में से जो 20 जैन के तीर्थकर थे उनको मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुआ था, पारसनाथ में ही। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मधुबन तीर्थ स्थल भी यहीं गिरिडीह में ही है, ठीक ना। और इसमें जो पारसनाथ है उसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। चतरा स्थित कोल्हुआ चतरा स्थित क्या हो रहा है? चतरा स्थित कोल्हुआ पहाड़ का संबंध किस धर्म से? सॉरी फॉर दैट। जैन, बौद्ध, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोल्हुआ पहाड़ है उसका संबंध दोनों से होगा, जैन, बौद्ध। और अगर ऑप्शन हिंदू रहे तो हिंदू पे टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये जो कोल्हुआ पहाड़ है तीनों धर्म से इसका संबंधित है, क्योंकि तीनों धर्म से रिलेटेड अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पे है? तो यह चतरा में है। जैन धर्म देख लीजिएगा, और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से, तीनों धर्म से इसका संबंध है। यहाँ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थकर जो कि शीतनाथ थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, और अनेक बौद्ध मूर्तियों के अवशेष जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जैन से तो हो ही गया और बौद्ध से हो गया। तीसरा देखिएगा, यहाँ पर माँ कौलेश्वरी की मूर्ति भी स्थापित है, यानी कि यह दुर्गा का रूप उनको कहा जाता है। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है माँ दुर्गा, समझ गए। तो तीनों धर्म से इसका रिलेशन हो गया। और यहाँ पे भगवान जो पार्श्वनाथ है उनका पद चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, यानी क्या है, कभी विजिट किए होंगे, समझ गए। तो आंसर इसका ए भी दोनों हो जाएगा। अगर तीनों आएगा तो तीनों लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे थर्ड ऑप्शन दे देगा हिंदू और लिख देगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। कोल्हुआ पहाड़ चतरा को याद रखिएगा। चतरा झारखंड में देखिएगा तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, और इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इटखोरी बुद्धिस्ट जो सर्किट है, बुद्धिस्ट साइट है, वो चतरा में ही है। इनमें से किस वंश के शासनकाल में नरवली की प्रथा विद्यमान थी? चेरो वंश, नागवंश, ढाल वंश, या फिर मान वंश? सही आंसर इसका सी होगा, ढाल वंश। तो ढाल वंश में नरबलि की प्रथा विद्यमान थी, यानी कि आदमियों की बलि देने का प्रचलन था। तो हो गया। ढाल विद्रोह देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड चीज 1767 में हुआ था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल किए थे। यह अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो है से विद्रोह था, इसलिए इंपोर्टेंट होगा। आपको पता होगा 1765 के बाद देखिएगा 1765-67 तक जो है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो विद्रोह था वह ढाल विद्रोह ही था। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था, 1767, डेट याद रखिएगा। तो नरबली की प्रथा ढाल वंश में प्रचलित थी। नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ से फांसी दी गई थी? बरगद, साल, आम, या फिर नीम? सही आंसर इसका हो जाएगा आम का, ठीक है। तो आम को याद रखिएगा। बाकी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। बरगद के पेड़ से किसको किसको फांसी दिया गया था? तो बरगद के पेड़ से जो फांसी दिया गया था वह थे आपके तिलका मांझी, उसके बाद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। और कौन थे? तिलका मांझी, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, और सीधो कानू को भी बरगद के पेड़ से ही फांसी दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तिलका मांझी को फांसी दिया गया था 1785 में, 84 में विद्रोह हुआ था। शेख भिखारी को 1857 क्रांति के बाद यानी कि 1858 में दिया गया था। उसके बाद
कौन थे इसके, सिदो कान्हू, इन लोगों को 1855 में फांसी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नीलाम्बर पीताम्बर जो कि खरवास जाति से थे ना, और भोक्ता उपजाति था, इन लोगों को याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीलाम्बर पीताम्बर किस जाति से संबंधित है, तो खरवार जनजाति से। देख लीजिएगा, आम के पेड़ से दिया गया था 28 मार्च 1859 को, तो इसका भी डेट क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इन लोगों को फांसी दिया गया था 1859, सारा डेट हो चुका है। और बाकी स्थान लेस्लीगंज में दिया गया था ना, लेस्लीगंज पलामू में दिया गया था फांसी आम के पेड़ से। यहाँ पे देख लीजिएगा, बरगद का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फाइकस बेंथालिसिस होता है। साल का होता है सोरिया रोबस्टा, आम का होता है मैग्निफेरा इंडिका, और नीम का होता है अजाति प्रस्ता। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड 1908 से संबंधित मकान सिलेरबाड़ी का संबंध किस जिले से है, रांची, हजारीबाग, देवघर या फिर पलामू। इसका संबंध देवघर से है। सिलेरबाड़ी एक मकान था और इसमें क्या होता था, तो इसमें जो है से क्रांतिकारी गतिविधि के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था और उसके लिए तैयारी यहाँ पे होता था। तो सिलेरबाड़ी जो है से देवघर में स्थित है। ठीक है, और अलीपुर जो बम कांड हुआ था 1908 का, वह जो है से यहीं पे इसका योजना बनाया गया था। अलीपुर बम कांड तो पता होगा, खुदीराम बोस के नेतृत्व में हुआ था 1908 में, और उसके बाद जो इनको फांसी दिया गया था उसमें मात्र वो 18 वर्ष के थे। देख लीजिएगा, सिलेरबाड़ी मकान देवघर में स्थित है। यहाँ पर कई क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, तो क्लियर होगा। बाकी कुछ रिलेटेड न्यूज है। वारिंदर कुमार घोष ने देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किए थे। तो ये पूछ देगा कि गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देवघर में हुई थी। और किसने किया था, तो वारिंदर कुमार घोष ने। अंग्रेजों ने देवघर में, बोला जा रहा है, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर पर छापा मारकर हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया था। तो यह 1927 में यह कांड हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सारा चीज जो है यह प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। आंसर इसका सी देवघर है। तो याद रखिएगा, अलीपुर बम कांड जो था उससे रिलेटेड एक प्लेस है सिलेरबाड़ी, मकान है देवघर में। नेक्स्ट है तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन कहां से होता था, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़ या फिर चाईबासा। सही आंसर इसका सी है, चाईबासा। ये भी जो है क्रांतिकारी जो है पत्रिका था। देख लीजिएगा, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन चाईबासा से होता था और संपादक इसके आनंद कमल चक्रवर्ती थे। तरुण का मतलब नया होता है ना, नया, युवा। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 में CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में संपन्न हुई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुई। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉट टू। आंसर इसका डी है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि नाइदर वन नॉट टू होगा, यानी कोई गलत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, पूछ देगा 1920 का 15वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था डाल्टनगंज में। ठीक है, अध्यक्षता कौन किए थे, CF एंड्रयूज। कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली वैसे ही देख लीजिएगा, 16वां अधिवेशन 21 में हुआ, हजारीबाग में हुआ। अब इसका जो है अध्यक्ष बनी थी सरला देवी। डायरेक्ट पूछता है कौन थी अध्यक्ष और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, चलिए, तो नाइदर वन नॉट टू इसका आंसर होगा। CNT एक्ट का खाका किसने तैयार किया था। खाका मतलब होता है ब्लूप्रिंट ना, तो थॉमस विल्किंसन, जॉन एच हॉफमैन, SR टिकेल या फिर रघुनाथ मुर्मू। आंसर इसका बी होगा, जॉन एच जो हॉफमैन थे वही जो है CNT एक्ट का खाका तैयार किए थे। ओके, बाकी लागू किया गया था CNT एक्ट को 11 नवंबर 1908 को। बाकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, तो इसमें 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। SPT एक्ट में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं, तो इसको भी एक्स्ट्रा डोज में याद रखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से एक हटाइए और यहाँ पे एक हटाकर 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, 72 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे याद रख लीजिए कुछ करंट करके, तो 9 72 होता है 8 टाइम से। ठीक है, जॉन एच हॉफमैन, डायरेक्ट याद रखिएगा। डिटेल में आपको ना उतना सारा जो है CNT SPT एक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, JPSC में जो क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है पूछा जा सके, नहीं तो वो सारा डिटेल में जो है यहाँ SPT एक्ट और CNT है वो सब JPSC का टॉपिक है। इनमें से कौन सी जनजाति बांस से टोकरी बनाने का कार्य करती है, महली, तूर, A, B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोगों को पता होगा महली को झारखंड में शिल्पकार जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो ये तो इसका आंसर है। लेकिन ये भी याद रखिएगा तूर जनजाति भी जो है से बांस से टोकरी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो यानी कि दोनों जो है शिल्पकार जनजाति झारखंड में है। तो आंसर इसका सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर? महली पर तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। बाकी झारखंड में एक जो क्वेश्चन पूछा गया था डोकरा आर्ट के लिए, तो उसको याद रखिएगा। डोकरा आर्ट के लिए झारखंड में मल्हार और तंत्री समुदाय जो है से फेमस है। ठीक है, डोकरा आर्ट के लिए, जो कि आपको पता होगा एक धातु कर्म कला है। लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके डोकरा आर्ट बनाया जाता है। दिखाया था आपको, अलग अलग पार्ट में विजिट कीजिएगा तो काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा। इनमें से किस जनजाति की भाषा लंबाड़ी है? संथाल, उरांव, मुंडा या फिर बंजारा? आंसर इसका डी है। जो बंजारा जनजाति है उसकी भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है। बंजारा नाम से ही इसमें स्पष्ट है ना। यह झारखंड में देखिएगा तो एक घुमंतु अल्पसंख्यक जनजाति है, जिसको 1956 में जो है जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। और बंजारा जाति में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है, कुछ ध्यान रखिएगा। ओके, बंजारा जाति, आंसर इसका डी हो जाएगा। इनमें से किस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है? तिलियागढ़ी का किला, पलामू का किला, नौरतनगढ़ का किला या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका है सी, नौरतनगढ़ का किला। तो नाम तो सुने होंगे, गुमला में है ना। तो इसको झारखंड का हम्पी के नाम से जाना जाता है। ऐसे हम्पी जो है कर्नाटक में है। तो झारखंड का हम्पी नौरतनगढ़ के किला को कहा जाता है, गुमला में है। ये 5 मंजिला जो है किला है। निर्माण इसका दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। यह नाग वंश के राजा थे और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था 2019 में। इसको ध्यान रखिएगा। अब तो सारा ढह चुका है, बोला जाता है कि अब 3 ही मात्र बचे हुए हैं। आंसर इसका सी है। पर कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले आता है तेलियागढ़ का किला। इसको ना वेस्ट बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ के किला को कहा जाता है। यह साहेबगंज में है। पलामू किला जो है यह प्रताप राय के द्वारा पुराना किला बनवाया गया था और नया किला जो है मेदिनी राय के द्वारा बनवाया गया था। और देख लीजिएगा यह औरंगा नदी के किनारे है। नौरतनगढ़ किला तो इसके बारे में हो गया, या गुमला में है। सारा चीज हो चुका है। छऊ की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? छऊ नृत्य का नाम सुने होंगे, या काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज में भी आ रहा था। अभी देखिएगा तो झारखंड का करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूँ उस वाले वीडियो में, तो उसमें न्यूज में आ रहा था कि इसको ना शास्त्रीय जो है नृत्य घोषित करने की बात किया जा रहा था। आप लोग सुने होंगे, आर्ट तो है ही, और उसके बाद नवा जो है घोषित करने की बात किया जा रहा है। जैसे शास्त्रीय आसाम का है, ठीक है, कुचिपुड़ी सब सुने होंगे, ठीक है, मोहिनीअट्टम, ये सब उसी तरह से इसको भी जो है घोषित करने की मांग हो रही है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यह न्यूज में है। सरायकेला छऊ झारखंड का, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का या फिर सिंगुआ खुंटी का? आंसर इसका ही है ना, सबसे प्राचीन शैली जो है छऊ का सरायकेला छऊ है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में यह फैल गया और उसके बाद वहाँ से जो बना, मतलब जो छऊ जो वहाँ पे किया जाने लगा, तो उसी रीजन के नाम पर इसका नाम दे दिएगा। तो पुरुलिया पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा और मयूरभंज उड़ीसा में है। देखिए झारखंड में एक नया किस्म का जो है ये बोलिएगा शैली निकल कर आ रहा था छऊ का, जिसको सिंगुआ जो है छऊ कहा गया है ना, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसको याद रखिएगा। तो सिंगुआ छऊ जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। छऊ यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, याद रहेगा ना। सरायकेला सबसे पुराना है। छऊ की सबसे प्राचीन शैली तो हो गया। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इसके लिए गुरु भी है छऊ गुरु तपन पटनायक, झारखंड में, याद रखिएगा। इसका सर्वप्रथम जो है विदेश में प्रदर्शन किया गया था सुदेंशु नारायण सिंह के द्वारा, जो कि 1938 में किया गया था। सरायकेला छऊ का जो आधार है वह परिखंडा नामक युद्ध है। यह कोई युद्ध नहीं है जो कि लड़ा गया था। यह जो परिखंडा नामक युद्ध है एक तरह का ना, मतलब एक नृत्य, मतलब एक तरह का पारंपरिक खेल है ना, पारंपरिक एक तरह का खेल होता है यह परिखंडा नामक युद्ध, कोई युद्ध नहीं है। तो सरायकेला छऊ के बारे में सारा चीज़ हो चुका है। तो इसको अभी शास्त्रीय नृत्य घोषित करने की बात भी हो रही है, तो न्यूज में है। नेक्स्ट आता है जपी नृत्य में कितने स्त्री पुरुष साथ साथ नृत्य करते हैं? 7 पुरुष 7 स्त्री, 8 फिर 8 स्त्री, 9 या फिर 9 और फिर 11 या फिर 11? सही आंसर इसका बी है ना, 8 पुरुष और 8 स्त्री जो है इसमें नृत्य करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा, जो जपी नृत्य था वो एक शिकार पर विजयी, अगर कोई गया है शिकार पर, दोनों जाते हैं स्त्री पुरुष दोनों, तो अगर विजय हो जाते हैं उसके बाद जो है नृत्य मनाया जाता है।
और इसमें 8 पुरुष के साथ 8 महिलाएं जो है साथ साथ नृत्य करते हैं। इस नृत्य में लहुसा गीत गाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, जिसके 2 प्रकार हैं, खेमटा और भिनुसारी। ठीक है, देखिए झारखंड के एग्जाम देने चाहिएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा, जैसे कि खेमटा दे दिया, भिनुसारी दे दिया और कोई नृत्य दे दिया, डोमकई दे दिया, और चौथा जो है ना कोई जो है दूसरा कोई दे देगा और बोल देगा कि जो है बताइए कि इनमें से कौन सा जो है नृत्य का प्रकार नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसीलिए ध्यान रखते चलिएगा सारा चीज। तो खेमटा और भिनुसारी। खड़िया जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है, कालो, पाहन, दिवरी या फिर नायके। देखिए कोई भी अगर जनजाति व्यवस्था आप लोग पढ़िएगा तो 2 चीज आप लोग ना कंप्लीट कर रखिएगा। पहला तो जो धार्मिक प्रधान होते हैं सो, और एक गांव का मुखिया या फिर गांव का प्रधान ना। तो इसका सही आंसर ना कालो हो जाएगा। तो खड़िया जनजाति में जो पुजारी होता है उसको कालो कहा जाता है। देख लीजिएगा इसको, खड़ी जाति में कालो कहा जाता है। गोंड जनजाति में जो पुजारी होता है उसको दिवरी कहा जाता है। संथाल जाति का जो पुजारी होता है उसको नायके कहा जाता है। मुंडन जाति का जो पुजारी होता है उसको पाहन, उरांव जाति में भी पाहनी कहा जाता है। ठीक है, और खड़े जाति में देखिएगा तो एक जाटकोर पूजा भी की जाती है। तो पूछ देगा कि जाटकोर पूजा जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो खड़ी जाति लगा लीजिए का। झारखंड में 32 जनजाति हैं, ऐसे तो 33 बोला जा रहा है अब, क्योंकि 33वां जनजाति के रूप में जो है अधिसूचित किया गया अभी, ठीक ना, जो कि है पुराण। ऐसे बोल रहा है कि 33 है, लेकिन अभी मात्र अधिसूचित किया गया है, ठीक ना, अधिसूचित किया गया 33वां जनजाति के रूप में। आगे देखिए क्या होता है। तो आंसर इसका हो चुका है, 8 आदिम जनजाति यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। अब देखेंगे वन लाइनर झारखंड जीके, जो कि होगा क्लास नंबर 21, और इसको आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिया जाता है 1-2 दिन के बाद। और आप लोग क्वांटिटी टैब से भी कनेक्ट रहिएगा ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलता है। टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा। कभी कभी तो 1-2 दिन हो जाता है, लेकिन ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर दूँ ताकि आपको फायदा हो जाए। कोई फालतू चीज़ नहीं, ठीक है। मेरा अगर कम्युनिटी टैब में आप लोग जाइएगा तो नॉलेज छोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी कोर्स का बकवास वहाँ पे नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है नॉलेज, और भी कोई फालतू चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ। तो आइए देख लीजिए, सबसे पहले जो बेंटोनाइट जमा है इसको बेंटोनाइट डिपॉजिट या निक्षेप भी कहा जाता है ना। तो अलग अलग आदमी जो अलग अलग पढ़े होंगे समझ लीजिएगा। तो बेंटोनाइट जमा झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। साहेबगंज की बात ऐसा जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है। राजमहल की पहाड़ियाँ भी यहाँ पे है, और मोतीझरा वाटरफॉल अजय रिवर पे यहीं पे है। सौरिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़िया का निवास स्थल राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें ज़्यादातर देखिएगा तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है वह जुरासिक एज का है। हर घर नल हर घर जल एक योजना, उसका शुभारंभ 2017 में रामगढ़ से किया गया था ना, ध्यान रखिएगा। तो उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, ऑब्वियस सी बात है रघुवर दास थे। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2017 को किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, योजना से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 15 नवंबर 2017 याद रख लीजिएगा। आपको तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा मतलब अच्छे से रीड कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा आर्या योजना 2017 में आया, जोहार योजना 2017 में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हर घर नल जल हो ही गया। उसके बाद यहाँ पे योजना हो गया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कनेक्ट हो जाएगा अगर अच्छे से देखिएगा तो। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिएगा, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में CCKNIA यानी कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर, इसका शुरुआत 2013 में किया गया था। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, बोलेगा CCKNIA की शुरुआत 2013 में इनमें से किस राज्य में नहीं हुआ था। तो 3 तो दे देंगे, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र, और चौथा को मध्य प्रदेश आपको दे देंगे या फिर छत्तीसगढ़ दे देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, क्योंकि अगर एक साथ कुछ काम होता है, ऐसे 10 स्टेट रहता तो क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। लेकिन सिर्फ 3 ही है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथा स्टेट जो है नहीं है, ठीक ना, उस तरह से क्वेश्चन। तो याद देखिएगा 2013 में है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज है। टैगोर हिल्स पर एक ब्रह्मा मंदिर है ना, ध्यान रखिएगा। तो उसको राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित करने की मांग किया जा रहा है। टैगोर हिल है तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ जी के, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो बड़े भाई थे जतींद्रनाथ, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो वहीं पे एक ब्रह्मा मंदिर है, तो उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की बात किया जा रहा है। तो अभी इस पर मामला भी चल रहा है, तो अभी इस पर जो है जो ऑर्डर आया है उसको अभी दबा के रखा गया। देखिए अभी आगे क्या होता है। तो वो सारा चीज़ जो भी आएगा तो मैं करंट अफेयर्स में डिस्कस करूँगा। फॉर द टाइमिंग याद रखिएगा कि क्या चल रहा है।
झारखंड की उप राजधानी संथाल परगना प्रमंडल में आता है। कौन है झारखंड की उप राजधानी? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह संथाल परगना में पड़ता है और संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, डिस्कस कर दूं क्या सारा? 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया दुमका, देवघर, उसके बाद होता है एक जामताड़ा, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद पाकुड़ और एक होता है साहेबगंज। हो गया? 6 अभी बाकी है, हो गया। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ना इसमें दुमका ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को इसको कहा जाता है शॉर्ट में ना, फुल फॉर्म याद रखिएगा टेल्को का। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना टाटा समूह द्वारा 1945 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी वाला मैटर हुआ था उसी समय। नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो जादव पटिया पेंटिंग है और दुमका और जामताड़ा रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, 2 जिला तो याद रखिएगा। राही रावण काना नाटक के रचयिता मोंगला। नेक्स्ट है संथाली भाषा का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर संथाली भाषा का भारतेंदु पूछेगा तो डोमन साहू समीर लगा लीजिएगा। अगर संथाली साहित्य का पूछेगा तो रघुनाथ मुर्मू लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रुलाई का कोरस। तो रुलाई का कोरस के लेखक रैनेन्द्र है। रैनेन्द्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 बुक जो है इनका पूछा गया है, गायब होता हुआ देश और ग्लोबल गांव के देवता। तो रैनेन्द्र ही दोनों का राइटर है, याद रखिएगा। कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध जो है डॉक्टर नंदकिशोर सिंह ने किया था, ये भी याद रख लीजिए। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमियो बोकारो में है, तो पता होगा आपको। ठीक है, इसको विस्फोटक कारखाना के नाम से भी जाना जाता है, तो गोमियो बोकारो में है, लोकेशन याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में स्थित है। बाकी मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम भी बोकारो में है। और बोकारो जो है से बोकारो में भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बनेगा और एशिया का दूसरा ग्लोबल एक्टिव सिटी यहाँ पे बनना है। और यहाँ पे स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था 1964 में, आपको पता होगा। बोकारो स्टील प्लांट जो कि 3rd 5 ईयर प्लांट में निर्माण किया गया था। 5 ईयर प्लांट FYP होता है। नेक्स्ट है रावण का हेलीपैड देवघर के त्रिकुट पहाड़ी को कहा जाता है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे हो गया? देवघर। तो वहाँ पे शुरू में डिस्कस किया था, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि रावण का हेलीपैड कहाँ पे है। तो रावण का हेलीपैड जो है देवघर में है। इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बोला था कि पौराणिक कथा, तो पौराणिक कथा के अनुसार आपको पता होगा रामायण में जो है पुष्पक विमान से रावण जो है माता सीता को जो है हर कर ले जा रहा था। तो रास्ते में जब गया तो वहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी पर कुछ देर के लिए वहाँ पे रुका था। ठीक है, और तो उस समय जो है सीता माता जो है कुछ जो है मतलब उनका जो वस्त्र था वह जला कर कुछ फेंकी थी। तो ये कुछ याद रखेगा। यह किदवंती जो है ना, उनके अनुसार जो है सारा पौराणिक कथा जो है दिया हुआ था बुक में। तो ये कुछ पौराणिक कथा है, याद रखिएगा। हेलीपैड क्या होता है? आप लोग SSC में 1 वर्ड सब्जेक्शन में पढ़ते होंगे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर रुकता है उसको हेलीपैड कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हेलीपैड लिखा जाता है। ठीक है, और एयरपोर्ट पर तो एरोप्लेन रुकता है। तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिकुट पहाड़ी से एक इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जो कि है म्यूराक्षी या मोर नदी, जिस पर झारखंड का सबसे बड़ा जो है नदी पुल बनाया गया है। 2340 मीटर का यह पुल है जो कि दुमका रिवर में बनाया गया है, म्यूराक्षी रिवर पर। इसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है और झारखंड में एकमात्र नौकागम्य नदी यही है वह। नेक्स्ट है करजन ग्राउंड। इसको अब तो हजारीबाग स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो 1988 में जो है इसको बनाया गया था। यह हजारीबाग में जो है स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब उस समय जो है हजारीबाग स्टेडियम इसका नाम किया गया था और पहले से इसको करजन ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड्स कॉटन तो पता होगा 1905 में जो बवाल हुआ था, बंगाल विभाजन इन्हीं के द्वारा किया गया था। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में ही है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए और टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर जो ऐसा नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पढ़िए। बाकी पेपर 3 में अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद से जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। PDF रख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।